हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फिट एंड फाइन। उम्मीद तो यही रखती हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, क्या आपने पहले वाली क्लासेस अटेंड करी, नहीं करी, समझ आई, नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब जब क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बैच का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, कल हमने बात करी थी न्यूक्लियस के बारे में। हम बातचीत कर रहे थे आगे कुछ टॉपिक्स, लेकिन अभी रह गए थे। कल हमने बात करी थी न्यूक्लियस की, हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी, हमने बात करी थी कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स और आएगा हमारा न्यूक्लियोलस। तो फिर हम चलिए डिटेल में बात करते हैं, देख लेते हैं एक बार। एक फास्ट रिवीजन हर क्लास में जो कि हम करते हैं वो हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन डिटेल में अगर जानना हो सब फंक्शन, स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस, तो लास्ट क्लास प्लीज़ अटेंड करिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करें, अगर हम कल हमने क्या क्या बातें कर ली। हमने बात करी न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है हमारा सेल का दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। और क्या आती है इसमें? कंट्रोल क्या करता है? सेल एक्टिविटीज़, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है यूकैरियोट में प्रेजेंट, जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ये सारे होते हैं प्रोकैरियोट्स। नॉन मैम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? उसमें होते हैं हमारे मैम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। जैसा आप लोग जानते हैं, कई बार बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस की बात करें अगर हम, तो वो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। इसमें क्योंकि होती है हमारी मेम्ब्रेन, एक नहीं दो दो मेम्ब्रेन होती है। ये है हमारा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, हम साथ साथ लिख भी देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या है? ये है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, साथ साथ आप भी लिखते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि साथ साथ नोट्स बनते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने बात करी थी स्ट्रक्चर की। अभी हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म की। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? चलिए ज़रा सा पढ़ लेते हैं। ये भी डबल लेयर होती है, दो होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। इसमें एक कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अलाउ करते हैं मटेरियल्स के एक्सचेंज को, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन। कहाँ से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच। न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या होता है? इसे हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे क्या क्या होता है, वेयर क्रोमैटिन एंड द न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड। हमने इसको डिटेल में भी पढ़ा था, याद है नहीं है? लास्ट क्लास देख लीजिए। आज हम बात करेंगे वैसे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स की, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रोमैटिन किसके बने होते हैं? ये होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमैटिन कंडेंस होता है और क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल करता है। और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। ये क्या है? एक डेंस स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? फॉर मेकिंग राइबोसोम्स, जो हेल्प करते हैं किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। राइबोसोम किस में मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने बात कर ही ली थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। डबल लेयर होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। और हमने क्या बात करी थी? ये क्या करता है? न्यूक्लियस को सेपरेट करता है किससे? फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स। और कंट्रोल करता है क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या क्या हमने बात करी थी। क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है भाई, क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कंट्रोल द फ्लो ऑफ
जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। इंफॉर्मेशन बाय regulating RNA and protein movement, प्लीज साथ साथ लिखते चलिए। ये सब डिटेल में कल हम पढ़ चुके हैं। और क्या करता है ये, हेल्प करता है किसमें मदद करता है, जल्दी जल्दी बताइए। फास्ट रिवीजन करना है हमें आगे के टॉपिक्स को भी, क्योंकि पढ़ना है। और हेल्प करता है ये, किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में मदद करता है भाई, सेल डिवीज़न में। एंड कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, किसमें, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये हमने पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। क्या होगा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, जल्दी जल्दी फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी क्या होगा। द न्यूक्लियर loses its protection and the cell cannot function properly। क्या होगा यहाँ पे लिख देती हूँ, जल्दी 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 से लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा यहाँ पे लिख रही हूँ, अगेन प्लीज नोट कर लीजिएगा, नहीं करा हो तो। इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is damaged, the nucleus loses its protection and the cell cannot function properly। सेल अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा भाई अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल वाली क्लास अटेंड कर लीजिएगा प्लीज। स्ट्रक्चर की बात करी थी, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, पढ़ चुके हैं हम कल। फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को, कंट्रोल करता है एक्सचेंज को मटेरियल्स के, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, मेंटेन करता है न्यूक्लियर शेप। सेल डिवीज़न में भी इसका योगदान है। न्यूक्लियोप्लाज्म की भी हमने बात करी थी, इसे हम न्यूक्लियर सैप बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। ये एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। किससे सराउंड होता है, ये होता है क्रोमैटिन से सराउंड। देखिए प्लीज़ अगेन कहूँगी, डिटेल में कल हम बात कर चुके हैं, इसलिए आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, फंक्शंस पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म की भी हमने इम्पोर्टेंस की बात करी थी। जल्दी बताइए क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या क्या हमने पढ़ा था। क्या होगा विदाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, जल्दी बताइए क्या होगा विदाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, कल बता चुकी हूँ, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो पाएगी सही से, क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे कि लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, और क्या आ जाएगा, एंड आरएनए सिंथेसिस। ये नहीं हो पाएगी सही से, रिएक्शन वुड नॉट अकर प्रॉपरली, नहीं हो पाएगी भाई। सब कुछ ज़रूरी है, सबका अपना महत्व है, सब अपने आप में ज़रूरी है, सबका योगदान ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से होते हैं स्टार्ट, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। हमें पता है न्यूक्लियस जो होता है सेल का क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल जो कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज। ये भी हमें पता है, हम बातचीत कर चुके हैं। इस मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है, दिस मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में। विच कंडेंस होता है, क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। विच कंडेंसेस टू फॉर्म, किसमें, सेल डिवीजन के दौरान। देखिए अगर मैं बात करूं सेल डिवीजन
ये हम प्रॉपर एक करने वाले हैं अपनी क्लास में, जिसमें हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स को और डीपली पढ़ेंगे। पहले तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करिएगा। उसके बाद हम आगे सेल डिवीज़न की भी बात करेंगे। चलिए 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 चलिए, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, जो कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर। साथ साथ नोट करते चलिए, फिर बोलूँगी। डिस्कवरी, प्लीज़ नेम्स आ जाते हैं, किसने किस चीज़ की डिस्कवरी करी, जैसे कि न्यूक्लियस की। वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस की किसने करी, किसने। जल्दी से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी। फर्स्ट क्लास अटेंड कर लीजिएगा अगर नहीं करी हो, सारी ही करनी है वैसे तो। डिस्कवरी की बात करें तो क्रोमैटिन फर्स्ट नेम किसने दिया था? वॉल्थर फ्लेमिंग ने दिया था। इन्होंने एब्जॉर्ब की थी एक बेसिक डाई जो डार्क कलर की थी। कहाँ से इन्होंने देखा था? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसका फंक्शन क्या होगा? क्रोमैटिन क्रिएट करती है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, जो किस लिए ज़रूरी होते हैं? सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं और फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी हैं। चलिए अगर हम बात करें आगे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। स्ट्रक्चर मतलब किससे बना होता है? डीएनए से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हिस्टोन प्रोटीन, जो हेल्प करते हैं पैकेजिंग में और ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, दो टाइप के हमारे पास क्रोमैटिन होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। दोनों होते हैं एक दूसरे से अपोजिट। जी हाँ, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। लाइटली स्टेन्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और एक्टिव होते हैं किसमें? जीन एक्सप्रेशन में। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं बिल्कुल डिफरेंट, डार्कली स्टेन्ड होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये इनएक्टिव होते हैं जीन एक्सप्रेशन में। चलिए, ये चीज़ भी आ सकती है। चलिए चलिए आगे बढ़ें। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये स्टोर करता है क्या? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारा डीएनए। कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन और क्या होता है? इसमें होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। सेल डिवीजन बिकम्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। कल हम जब क्रोमोसोम की बात करेंगे तब इस बारे में भी चर्चा होगी, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, क्रोमोसोम है क्या भाई? क्या है क्रोमोसोम्स? आज तो हम न्यूक्लियस कवर कर रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम को मैं फिर कह रही हूँ, कल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास मिस नहीं करनी है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। प्रेजेंट होते हैं सब सेल के न्यूक्लियस में, जो कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल और पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। क्रोमोसोम्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो उनकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन होती है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। बट द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेल सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर होता क्या है? सेंट्रल पार्ट वेयर टू क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंट, जहाँ दो क्रोमैटिड क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। हम देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर दैट अपीयर रॉड शेप। सेल डिवीजन के दौरान हम देखते हैं ये कैसे लगते हैं? रॉड शेप्ड। इनका फंक्शन क्या होता है? ये कैरी करते हैं जीन्स को। अगेन वही लाइन आ गई, पास होता है कैसे? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पास, यहाँ ही कह सकते हैं पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम क्रोमोसोम की, थ्री टाइप्स: क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर, टेलोमेयर। क्रोमैटिड में क्या बात करें? अगर हम बात करें, ईच क्रोमोसोम हैज़ टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स। सब जो भी क्रोमोसोम है उनके पास दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होंगे जो एक साथ ज्वाइंट होंगे। सेंट्रोमेयर क्या होगा? वो पॉइंट जहां दो क्रोमैटिड अटैच्ड होंगे। टीलोमेयर एक कैप होगी, एक प्रोटेक्टिव कैप, जो कहाँ होगी? क्रोमोसोम के एंड पे, जो क्या प्रिवेंट करेगी? डैमेज को। चलिए, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक
और आ जाता है टीलोसेंट्रिक। चलिए थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर इन द मिडिल। ये देखिए, ये तो है आपका सेंट्रोमेयर, ये है आपका सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। इक्वल आर्म्स हैं, देख सकते हैं। किसका डायग्राम है? ये है मेटासेंट्रिक का डायग्राम, जिसमें इक्वल आर्म्स हैं। सेंट्रोमेयर कहाँ है? बिल्कुल मिडिल में है, बिल्कुल मिडिल में है सेंट्रोमेयर। अब हम बात करें अगर अपने सब मेटासेंट्रिक की, इसका भी बना लेते हैं। सेंट्रोमेयर स्लाइटली ऑफ सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये बेचारा, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 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 ये रहा। वन आर्म शॉर्टर, स्लाइटली ऑफ सेंटर है इसका, ये हो गया हमारा सेंट्रोमेयर। और ये किसका डायग्राम है? सब मेटासेंट्रिक का। अब हम बात करें अगर एक्रोसेंट्रिक की, तो सेंट्रोमेयर कहाँ होगा? एक एंड के पास, ये जैसे ये है सेंट्रोमेयर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेचारा कहाँ भाग गया? हम फिर से ड्रॉ कर देंगे, कोई बात नहीं। ये क्या है हमारा? ये है हमारा सेंट्रोमेयर। और ये देख सकते हैं, ये है हमारे छोटे आर्म, वेरी शॉर्ट आर्म। और ये क्या है? हमारा सेंट्रोमेयर है, जो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करें अगर टीलोसेंट्रिक की, इसमें क्या होगा? ये है हमारा सेंट्रोमेयर और इसमें होगा वन आर्म अब्सेंट। ये है हमारा सेंट्रोमेयर। किसका एग्जाम्पल है ये हमारा? ये एग्जाम्पल है इसका, टीलोसेंट्रिक का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमें इसमें एक और टॉपिक पढ़ना है। एक हमने इसमें नेम सुना होगा, कैरियोटाइप। क्या होता है कैरियोटाइप? प्लीज़ साथ साथ नोट कर लीजिएगा। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, क्या होता है? ये क्या है? ये है एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्या है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसकी? ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स ऑफ सेल, ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स ऑफ सेल, which is specific for each cell, नहीं, each species of all living organism। ये प्लीज़ नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ जी, इसकी प्लीज़ बात करिएगा, नोट कर लीजिए। कैरियोटाइप में क्या आएगा? ये क्या है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है सब क्रोमोसोम्स की। विच इज़ स्पेसिफिक फॉर ईच स्पेशीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक किस लिए है? सब स्पेशीज किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। प्लीज़ नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से, प्लीज़ जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया हो तो प्लीज़ बताएं। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। अगर हम बात करें कैरियोटाइप इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? इंक्लूड होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें आएगा रिलेटिव साइज। और क्या आएगा? बताइए बताइए, किसे किसे पता है? पोजीशन आएगी यार, अभी तो बताया था पोजीशन ऑफ। कैरियोटाइप की नहीं बताया था, पर इसमें भी आएगी हमारी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। लेंथ आ जाएगी आर्म्स की, लेंथ ऑफ आर्म्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और हाँ, बेंडिंग पैटर्न भी आएगा, बेंडिंग पैटर्न।
प्लीज़ नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी, ताकि हम बढ़ें फिर आगे। चलिए अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आगे बढ़ती हूँ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑटोसोम्स होता है, जैसे कि हमारा बॉडी क्रोमोसोम जो कंट्रोल करता है बॉडी, हमारी हाइट को, ब्लड टाइप को, आई कलर को। देखिए जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास होते हैं क्रोमोसोम के 22 पेयर्स। टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 44, लेकिन पेयर्स होते हैं 22। अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम्स, उसको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं जेंडर किसी भी इंडिविजुअल का। ह्यूमन के पास सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है? 1 पेयर होता है। 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन पेयर क्या होगा? एक ही होगा। फीमेल पे एक्स एंड एक्स एंड मेल एक्स एंड वाई। जब हम आगे रिप्रोडक्शन और सब बात करेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन शेप ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए जब आप आगे आने वाली क्लास में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तब आप इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। रॉड शेप्ड, मोस्ट कॉमन शेप सीन इन माइटोसिस एंड मियोसिस। रॉड शेप जो होती है मोस्ट कॉमन शेप होती है किसकी? क्रोमोसोम्स की, जो हम कब देखते हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस में। वी शेप्ड फाउंड व्हेन क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट। जब क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? पुल्ड हो रहे होते हैं। कब? सेल डिवीजन के दौरान। जे शेप्ड कब बनती है? जब क्रोमोसोम स्लाइटली बैंड होते हैं मूवमेंट के दौरान। सर्कुलर कब आपको देखने में मिलेगा? ये फाउंड होगा बैक्टीरिया में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें न्यूक्लियोलस की, उससे पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। वाई आर क्रोमोसोम्स इम्पॉर्टेंट? चलिए थोड़ी सी इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? स्टोर होता है। और क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या ट्रांसफ़र होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। क्रोमोसोम्स में क्या होगा? हेल्प करेगा ये किस में? सेल में, सेल डिवीज़न में। हेल्प इन सेल डिवीज़न। और किस में करेगा? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन। चलिए इरेज कर रही हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए अब मैं इरेज कर रही हूँ। डिटरमाइन करेगा। क्या डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम के। चलिए 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 थोड़ा सा अब हम और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं न्यूक्लियोलस की। और ये क्या है? एक छोटे राउंड स्ट्रक्चर हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? राइबोसोम मेकिंग में, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, राइबोसोम बहुत ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, फिब्रिलर सेंटर होता है जो क्या कंटेन करता है? डीएनए, जो प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोमल आरएनए। डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट्स कौन से? प्रोसेस करता है आरएनए और फॉर्म करता है राइबोसोम यूनिट्स को। और क्या होता है? स्ट्रक्चर में होते हैं ग्रैनुलर कंपोनेंट्स, जिसे हम जीसी बोलते हैं, जो स्टोर करते हैं इमैच्योर राइबोसोम्स। कब? इससे पहले ये मूव करे साइटोप्लाज्म में, ये स्टोर कर लेता है इमैच्योर राइबोसोम्स को। और इसमें होते हैं हमारे न्यूक्लियोलर मैट्रिक्स, जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर सपोर्ट। किससे करते हैं? न्यूक्लियस को। चलिए न्यूक्लियोलस को, सॉरी, फंक्शंस क्या होंगे? इसमें होगा राइबोसोम का प्रोडक्शन। द न्यूक्लियोलस मेक राइबोसोम। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम, जो हेल्प होते हैं किसमें? किसमें मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। आरएनए सिंथेसिस होता है, इट प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइबोसोम्स का। रेगुलेशन होता है किसका? सेल साइकिल का।
द न्यूक्लियस हेल्प इन सेल्फ डिवीज़न, मदद करता है किसमें, सेल डिवीज़न में। कैसे मदद करता है, कंट्रोल करके कुछ प्रोटीन्स को। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इफ द सेल इज अंडर स्ट्रेस द न्यूक्लियस चेंज इट्स साइज एंड फंक्शन टू हेल्प सर्वाइव। क्या करता है, ये चेंज कर देता है उसका साइज और फंक्शन को, किस लिए, हेल्प करने में, सेल के सर्वाइव में। और बात करें जेनेटिक कंट्रोल आ जाता है। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है डीएनए जो कैरी करता है। ये हम बात करें हम न्यूक्लियस की, न्यूक्लियोलस तो हमारा हो गया, लेकिन हम न्यूक्लियस के फंक्शन पढ़ने से पहले एक बार इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कि अचानक न्यूक्लियस क्या आ गया, तो भाई हम न्यूक्लियस ही पढ़ रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर ही है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और हम बात करें अगर न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये सब हैं तो न्यूक्लियस के ही पार्ट। उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, उसी के स्ट्रक्चर ही तो हम पढ़ रहे थे। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की, उससे पहले ज़रा हम इसकी इम्पोर्टेंस की भी बातचीत कर ही लेते हैं हाथों हाथ। कुछ रहना नहीं चाहिए, सब ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। विदाउट द न्यूक्लियस, सॉरी, विदाउट द न्यूक्लियोलस द सेल cannot make ribosomes, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल राइबोसोम्स कैसे बनाएंगे, और जब राइबोसोम्स नहीं होंगे तो प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होंगे। प्लीज साथ में नोट कर लीजिएगा, विच मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल राइबोसोम्स नहीं बना पाएंगे, जब राइबोसोम्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। प्लीज नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए इरेज कर रही हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े हम थोड़ा सा। इट हेल्प्स, किस में मदद करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न में मदद करता है ये। और किस में मदद करता है, ये मदद करता है सेल ग्रोथ में। और अगर हम बात करें तो रिपेयर में भी। जल्दी जल्दी प्लीज़ नोट करिए, प्लीज़ जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको लिखवाना चाहूँगी, प्लीज़ जल्दी से वो भी लिख लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं हमें, प्लीज़ साथ साथ लिख लीजिए। अ लार्ज न्यूक्लियोलस is usually found in cells that make a lot of proteins like muscle और liver cells। प्लीज़ ये लाइन नोट कर लीजिए। जो लार्ज न्यूक्लियस होता है कहाँ मिलता है, सेल्स में, जो बनाते हैं बहुत सारे प्रोटीन, जैसे कि मसल्स और लिवर सेल्स। जल्दी जल्दी प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन की बात करें अगर हम न्यूक्लियस की, तो इस न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो क्या क्या होते हैं, राइबोसोम प्रोडक्शन होता है। द न्यूक्लियोलस मेक राइबोसोम, हम पढ़ चुके हैं, जो मदद करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। आरएनए सिंथेसिस होता है, इट प्रोड्यूस राइबोसोम। अरे ये तो हम न्यूक्लियोलस का पढ़ ही चुके हैं ना, फिर हम दोबारा क्यों कर रहे हैं, अभी तो हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन की। चलिए, जेनेटिक कंट्रोल होता है, द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, हम पढ़ चुके हैं, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, किसके लिए, फॉर मेकिंग प्रोटीन, और कंट्रोल करता है सेल के फंक्शन को। सेल डिवीज़न में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इट प्लेज रोल इन आ सेल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस एंड मियोसिस।
रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्या करता है न्यूक्लियस? कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल विच प्रोटीन एंड एंजाइम्स द सेल प्रोड्यूस, किस पे? जो प्रोटीन और एंजाइम सेल प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, वो बनाता है राइबोसोम, जो असेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। पढ़ चुके हैं हम, फिर पढ़ लेंगे। ओके, तो टॉपिक तो हमारा न्यूक्लियस होता है यहीं समाप्त। अब हम थोड़े से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। 5 सेकेंड्स है आपके पास। हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमैटिन? रॉबर्ट ब्राउन, वॉल्टर फ्लेमिंग, थियोडर श्वान, वॉटसन एंड क्रिक। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो प्लीज़ निराश ना होइए, ना हमें करिए। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ये वो है जिन्होंने न्यूक्लियस का किया था, याद करिए। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, आप लोगों ने तो नहीं बताया। अभी हमने पढ़ा कौन है जिन्होंने नाम दिया है? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? क्या नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए। हमने अभी पढ़ा है न्यूक्लियोलस के बारे में। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होंगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी प्लीज़ बताइए, आगे बढ़ें ताकि हम प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, डीएनए रेप्लिकेशन, रेगुलेशन ऑफ दिस साइकिल। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी हमने पढ़ा था भाई, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए होता है, असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट ये भी पढ़ा है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल भी हमने पढ़ा है। क्या नहीं था भाई? डीएनए रेप्लिकेशन, ये नहीं है फंक्शन न्यूक्लियोलस का। चलिए आगे बढ़े हम। विच टाइप ऑफ क्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव? बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, याद करिए। टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन में हमने ये पढ़ा है, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। मैंने बताया था दोनों क्या हैं? दोनों हैं अपोजिट। क्या होगा इसका आंसर? कौन होंगे एक्टिव? एक्टिव होंगे हमारे यूक्रोमैटिन। अभी बताया था अपोजिट है, हेट्रो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच क्रोमोसोम्स टाइप हैज़ द सेंट्रोमेयर एट द वेरी एंड? ओके, अभी बताइए। ये भी मैंने बिल्कुल अभी बताया है, क्रोमोसोम के एंड पे सेंट्रोमेयर कौन सा होगा? मेटोसेंट्रिक पे, सब मेटासेंट्रिक पे, एक्रोसेंट्रिक पे और टीलोसेंट्रिक पे? जल्दी 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 बताइए। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताइए। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, अभी आप लोगों ने पढ़ा है ये। विच क्रोमोसोम टाइप हैज़ द सेंट्रोमेयर एट अ वेरी एंड? 5 सेकेंड्स आपके पास बचते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ये होगा हमारा टीलोसेंट्रिक। अभी अभी हमने पढ़ा है और आप भूल गए लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा एजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत आता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स एंजाइम नेसेसरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? द न्यूक्लियोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोरेज एरिया फॉर द सेल वेस्ट प्रोडक्ट? क्या न्यूक्लियोप्लाज्म एक स्टोरेज एरिया है सेल वेस्ट प्रोडक्ट के लिए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। 5 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी जल्दी जल्दी। एक, अरे कहाँ गया पेन? जल्दी बताइए भाई क्या होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका आंसर होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कंटेन करता है ऐसे एंजाइम जो ज़रूरी होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एक्ट करते हैं एक स्टोरेज एरिया का जो उसमें सेल वेस्ट प्रोडक्ट भैया स्टोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्या फंक्शन होगा? कंट्रोल द मूवमेंट of material in and out of the nucleus, produces ribosome, store waste product, converts genetic materials into energy। जल्दी जल्दी बताइए। कई बार बता चुकी हूँ ये तो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ भाई। कंट्रोल करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद करिए जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की गेट कीपर, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की गेट कीपर। यही भैया अलाउ करेगी कौन आएगा न्यूक्लियस के अंदर और कौन जाएगा न्यूक्लियस के बाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मैं फिर से वही कहूँगी ही कि अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो। अगर समझ आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और तब तक के लिए बस यही कहूँगी, तैयारी करते रहिए। अगली क्लास में हम मिलते हैं अगेन मॉर्निंग 11 AM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर फैमिली, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।